बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मेटेलिक कोटिंग का सेकंड मेथड इलेक्ट्रोप्लेटिंग लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी सिल्वर की। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। मींस क्रोमियम को किस तरह से इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं हम डिफरेंट मेटल्स पे। द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इज कैरीड आउट इन द सेम वे एज डेट ऑफ सिल्वर। तो हम जितनी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स पढ़ेंगे तो जनरल प्रिंसिपल तो वही रहेगा जो हमने सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाले उसमें डिस्कस किया था। जनरल प्रिंसिपल्स वही रहेगा, थोड़ी बहुत चेंजिंग आएंगी हर मेटल की रिएक्टिविटी के हिसाब से, थोड़ी बहुत चेंजेस हर उसमें आएंगी, लेकिन उससे आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं, वो चेंजेस आपको याद करने पड़ेंगी। थोड़े से रिएक्शंस जो होंगे वो उनको उस हिसाब से याद करना पड़ेगा और बाकी सारा मेथड जो है वो वही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या जी क्रोमियम मेटल की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो तो सिल्वर की तरह, वो तो हमें पता है, जनरल प्रिंसिपल वही है। हम करना इसमें क्या होता है कि द ऑब्जेक्ट इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज डिट इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट कंटेनिंग अ लिटिल सल्फ्यूरिक एसिड दैट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट है वो कोई आयरन का है, जिस भी मेटल का ऑब्जेक्ट है जिस पे हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं उसको हमने डिप करना होता है एक्वस सॉल्यूशन में। किसका एक्वस सॉल्यूशन? क्रोमियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। और उस एक्वस सॉल्यूशन में थोड़ा सा क्या होना चाहिए? सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों का मिक्सचर यूज़ होगा। इलेक्ट्रोलाइट में हम ये यूज़ करते थे ना कि सॉल्ट यूज़ करते थे, तो क्रोमियम सल्फेट के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करेंगे उनकी कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए उनको। The objects to be electroplated act as a cathode while the anode is made up of antimonial lead. अब इसमें डिफरेंस ये है सिल्वर और क्रोस में। तो होता था कि सिल्वर को हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है तो सिल्वर को हम एनोड ले लेते थे, और हमने जनरल प्रिंसिपल में यही पढ़ा था कि जिस मेटल को हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको हमने क्या लेना है? ऐसे एनोड लेना है। अब क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डिफरेंट ये है कि इसमें जो एनोड है वो लिया जाता है एंटीमोनियल लेड का। इसमें जो एनोड है वो क्रोमियम का नहीं लिया जाता, क्रोमियम के बजाय एंटीमोनियल लेड का लिया जाता है इलेक्ट्रोड। अब वो क्यों लिया जाता है उसको हम नेक्स्ट फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। और क्या होता है जो इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजेस एंड प्रोड्यूस क्रोमियम आयंस विच रिड्यूस एंड डिपॉजिट एट कैथोड। अब हमने पढ़ते तो हम यही आए हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये क्या होता है, उसमें जो क्रोमियम हम यही पढ़ते हैं ना कि पहले एनोड जो होता था डिपॉजिट होता, एनोड जो होता था उसमें ऑक्सीडेशन होती थी एनोड पे, और ऑक्सीडेशन होने के बाद जो भी आयंस थे वो अट्रैक्ट होते थे कैथोड की तरफ। अब यहाँ पे ये है कि क्रोमियम कहाँ पे है? इलेक्ट्रोलाइट में है, एनोड पे तो नहीं है क्रोमियम। तो जब करंट पास होता है तो इलेक्ट्रोलाइट में जो क्रोमियम आयंस होते हैं वो जाते हैं कैथोड की तरफ, और वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स लेके हो जाते हैं डिपॉजिट वहाँ पे। अब सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वाई इज़ क्रोमियम नॉट यूज एज एन एनोड। अब क्रोमियम जो है उसको हम एज एन एनोड यूज़ क्यों नहीं करते? हम इसे क्यों नहीं करते? सबसे पहले तो ये है कि हम एनोड अगर इसको नहीं करते तो इसकी जगह किसको करते हैं? एंटीमोनियल लेड को। तो थोड़ा सा हम एंटीमोनियल लेड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है? एंटीमोनियल लेड एक अलॉय है। अलॉय क्या होता है? हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एक मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ डिफरेंट मेटल्स। अब डिफरेंट मेटल्स में भी हमने एक स्टेनलेस स्टील की एग्जांपल की डिस्कस की थी अलॉय में। तो एंटीमोनियल लेड भी क्या है? अलॉय है, जिसमें नाम से ज़ाहिर है एंटीमोनियल लेड। तो किन किन मेटल्स का अलॉय होगा? इसमें लेड होगा, एंटीमोनियल होगा, और इसके साथ में कॉपर, इसके साथ में निकल, जिंक, और इसके साथ अदर मेटल्स होती हैं जिनको काफ़ी सारी मेटल को, लेकिन मेन जो इसमें मेटल्स होती हैं वो एंटीमनी और लेड होता है। अब इन मेटल्स को मिक्सअप करके हमने क्या बनाया होता है? एक अलॉय एज ए एनोड काम कर रहा है इंस्टेड ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब रीज़न ये है कि जो एंटीमोनियल लेड है ये
गुड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज़ कम्पेयर टू क्रोमियम। अब जो क्रोमियम है वो इतना अच्छा गुड कंडक्टर नहीं है, वो पुअर कंडक्टर है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमने इलेक्ट्रोड्स वही लेने हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो पुअर कंडक्टर है, ये वो इतना अच्छे से कंडक्ट नहीं कर सकती, तो इसका मतलब है कि हमारी जो है हमारा इसमें वेस्टेज ज़्यादा होगा, मीन्स कंडक्शन कम होगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कम होगी, नेक्स्ट प्लेटिंग जो क्रोमियम वो कम होगी, क्योंकि जो आपका क्रोमियम मेटल है वो इतनी वहाँ से लॉस नहीं कर रही होगी इलेक्ट्रॉन इतना जल्दी, तो हमें वो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगे। तो इसलिए हम क्रोमियम को एज ए नोड नहीं लेते, क्योंकि वो एक पुअर कंडक्टर होता है। तो हम उसकी जगह किसको ले लेते हैं, एंटीमोनियल लेड को। अब एंटीमोनियल लेड क्या है, एक अलॉय है। अब इसकी जगह हमने कोई और मेटल क्यों नहीं ली? अगर हम इसकी जगह कोई और मेटल लेते तो वो तो खुद आके ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट कर देती, वो खुद लॉस करने लग जाती, वो खुद डिपॉजिट हो जाती। तो इसलिए हमने एक अलॉय लिया जो गुड कंडक्टर भी है और अनरिएक्टिव भी है। आपका जो रिएक्शन है उसको डिस्टर्ब भी नहीं करता, खुद वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके खुद उसमें आता भी नहीं है, सोल्यूशन में आता भी नहीं है। तो इसलिए हम किसको लेते हैं, एंटीमोनियल लेड को। गुड कंडक्टर है, हमारा काम भी हो गया और ख़ुद हमारे जो रिएक्शन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा, इनर्ट रहता है उस रिएक्शन में। तो इसलिए आराम से क्रोमियम जो है वो डिपॉजिट हो सकता है कैथोड पे, क्योंकि इसकी कोई एंटीमोनियल लेड की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारे रिएक्शन में। तो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का एज़ कम्पेयर टू क्रोमियम, सो वी यूज़ इट ओनली बाय पासिंग करंट बिकॉज इट इज़ unreactive and show resistance in oxidation, so it not take place in the reaction, it only just used for passing current towards electrolyte। तो समझ आ गया क्यों यूज़ करते हैं एंटीमोनियल लेड, क्योंकि अलॉय है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिस करंट को पास करता है, खुद पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में। और उसके अलावा क्या है कि ये जो है पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में, तो ये कंडक्शन कर देता है, हमारा जो करंट है उसको इलेक्ट्रोलाइट तक पहुंचा देता है, जिससे हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। और जो क्रोमियम है कैन नॉट यूज़ एन अब क्रोमियम को यूज़ क्यों नहीं करते हैं नोड पे, क्योंकि क्रोमियम जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो एंटीमोनियल लेड यूज एनोड ड्यू टू गुड कंडक्टर एंड ड्यू टू अनरिएक्टिव एंड शोइंग रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन। ये रीज़न है कि हम जी क्रोमियम को एज ए एनोड यूज़ क्यों नहीं करते, एंटीमोनियल लेड को क्यों करते हैं। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आप आपको। अच्छा जी, अब हम रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि रिएक्शंस होते क्या हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग आयन। जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इलेक्ट्रोलाइट किस में कन्वर्ट, क्रोमियम सल्फेट है ना हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट में है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट क्रोमियम सल्फेट है ये किस में जाएगा, आयंस में। अब आयंस में किससे जाएगा, क्रोमियम सल्फेट। अब अगर आपको याद हो, थोड़ा सा याद हो, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला में पढ़ा था कि हम आयन एक्सचेंज मेथड से ये जो साथ में रेसिप्रोकल्स होते हैं, ये 2 और जो 3 है, इसमें हम क्या करते थे, आयन एक्सचेंज करते थे। अब जब इसके आयन्स बनेंगे तो ये 3 किसका है, तो आयन एक्सचेंज से ये क्रोमियम का 3 है ना जो इधर आया, तो सल्फेट के ऊपर -2 होता था तो वो इधर गया। तो जब इसको हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्रोमियम के ऊपर क्या आएगा, +3, क्योंकि ये जो 3 है ये क्या है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये जो सल्फेट है, सल्फेट की क्या होगी, -2। तो अब हम इसको लिख दिए, क्या आयंस बनेंगे, Cr+3 और SO4 -2। इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या लगा देंगे, 2 और 3, इनको बैलेंस आउट करने के लिए, इन आयंस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। क्रोमियम यहाँ पे 2 क्रोमियम है ना, Cr2 2 क्रोमियम, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, SO4 यहाँ पे 3 है तो 3 लगा दिया। और बाकी ये जो अगर ना भी याद हो तो थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर को आप वो टॉपिक निकाल के उसको एक दफ़ा रीड आउट कर लिया। उसका था आई थिंक 4th और 5th पॉइंट था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई चीज़ रेडिकल फॉर्म में होगी, जैसे ये SO4 क्या है, रेडिकल क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ आइंस, मीन्स कोई भी कम्बिनेशन ऑफ एटम जिसके ऊपर कोई भी चार्ज हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल कह देते हैं। तो SO4 क्या है, रेडिकल है। तो हमने वहाँ पे हमने पढ़ा था कि रेडिकल फॉर्म में हो तो वो किस तरह से मेंशन करते हैं, उसको एक दफ़ा आप अच्छे से देख लेंगे। तो इसमें आयंस कौन से बनेंगे, Cr+3 और SO4 -2। रिएक्शंस एट द इलेक्ट्रोड आर एज फॉलोज। अब रिएक्शंस किस तरह से होंगे इलेक्ट्रोड पे। अब हमने कहा कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या है, एक तो है जी क्रोमियम का सल्फेट का सोल्यूशन है, क्रोमियम सल्फेट सोल्यूशन है वाटर में सोल्यूशन है, तो इसमें वाटर के कौन से आयंस होंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब क्रोमियम सल्फेट है तो क्रोमियम के कौन से होंगे, क्रोमियम पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। और साथ में हमारे पास है H2SO4, तो SO4 के कौन से आयंस होंगे, H पॉजिटिव एंड SO4, वही सल्फेट आयन।
तो इस अब हमारे रिएक्शन ये होना है कि पॉजिटिव भी हमारे पास काफ़ी आयंस हैं, नेगेटिव भी हमारे पास काफ़ी आयंस हैं। तो जब इलेक्ट्रोड प्रेजेंट हैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले, तो होना ये है कि अब इन जो ज़्यादा नेगेटिव आयंस हैं या जो पॉजिटिव आयन, इनमें से जिसकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगी वो सबसे पहले अट्रैक्ट होगा, वो अट्रैक्शन उसकी ज़्यादा होगी, बाकी सोल्यूशन फॉर्म में ही रहेंगे। तो इसमें होगा ये कि ये जो है आपके सल्फेट आयंस हैं और हाइड्रोजन आयंस हैं, ये इन्वॉल्व नहीं होंगे आपके रिएक्शन में, एनोड्स के ऊपर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। जो अट्रैक्शन एनोड्स की तरफ होगी, एक तो क्रोमियम की होनी है क्योंकि क्रोमियम में क्या करना है, डिपॉजिट करना है, और सेकंड क्या होगी, एनोड के ऊपर किसकी होगी, हाइड्रोक्सल आयंस की। एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव और कैथोड पे होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव तरफ पॉजिटिव जाने हैं, और पॉजिटिव या तो क्रोमियम है या हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, क्रोमियम के ऊपर +3 होता है। तो क्रोमियम को यहाँ पे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, क्रोमियम ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, तो ये जाएगा कैथोड के पास, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा और उसके ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट मींस लेयर बना देगा। अब एनोड के ऊपर क्या होगा, एनोड के पास जाने के लिए कितने आयंस हैं, एक तो हाइड्रोक्सल आयंस हैं OH नेगेटिव, और बाकी क्या है, सल्फेट आयंस हैं। तो हाइड्रोक्सल और सल्फेट आयंस में से अब एनोड पे के लिए ज़्यादा टेंडेंसी किसकी है, हाइड्रोक्सल आयंस की। अब हाइड्रोक्सल आयंस क्या करेंगे, जब जाएंगे एनोड पे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, जाके एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे। तो OH आइंस के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और यहाँ पे सल्फेट आइंस के पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, लेकिन OH आइंस की टेंडेंसी ज़्यादा है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कर दें, इवॉल्व कर दें यहाँ पे। अब जैसे ही रिलीज़ कर दें, अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिलीज़ होंगे, तो ये हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं पहले भी कि 4 OH जब हैं, 4 OH नेगेटिव आइंस, ये किस तरह से 2H2 और वाटर और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उस पूरे रिएक्शन में जस्ट 4 हाइड्रोक्सल आइंस होंगे, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाई है कि 4 हाइड्रोजन आइंस अगर 4 हाइड्रोक्सल आइंस अगर मिले, तो इस तरह से वो 2 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, एक ऑक्सीजन और साथ में इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ तो बहुत ज़्यादा होंगे ना, तो इस तरह से ये एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया गया, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना इन रिएक्शंस में, ठीक है। याद आपने क्या रखना है कि क्रोमियम सल्फेट है, क्रोमियम से क्या आएगा प्लस, और सल्फेट से SO4 -2 सल्फेट आयन। अब एनोड और कैथोड का आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन याद रखनी है। ऑक्सीडेशन किस पे होनी है, एनोड पे, तो इट मीन्स कि अब क्योंकि एनोड तो एंटीमोनियल लेड तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसी में से जो नेगेटिव चार्ज वाले होंगे वो कहाँ जाएंगे, एनोड के पास, तो वहाँ पे जाके क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो फिर ये किस तरह से फॉर्मेशन होगी, ये हमने पढ़ ली। और क्रोमियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके किस में चेंज हो जाएगा, क्रोमियम सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। इस उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अच्छा देख लेते हैं प्रिकॉशंस क्या हैं इस प्रोसेस को यूज़ करते हुए। प्रिकॉशंस हमारी क्या, वो हम पढ़ लेते हैं। फॉर प्रैक्टिकल कन्वीनियंस द स्टील इज़ यूजुअली प्लेटेड फर्स्ट विद निकल और कॉपर एंड देन बाय क्रोमियम बिकॉज इट डज नॉट एडहेयर वेल ऑन द स्टील सरफेस। अब इसमें ये क्या है कि कहते हैं अगर हम जी स्टील के ऊपर कर रहे हैं क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो स्टील पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले हमने करना क्या पड़ता है कि उस स्टील को पहले निकल या फिर कॉपर से इलेक्ट्रोप्लेट करवाना पड़ता है। मीन्स उस स्टील के ऊपर पहले निकल या कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी पड़ती है। फिर उसको करवाने के बाद फिर वो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद वो जो ऑब्जेक्ट आएगा उसको फिर एज ए कैथोड यूज़ करते हुए हम क्रोमियम ये पूरा कंप्लीट सेल डेवलप करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और फिर क्रोमियम उसके ऊपर डिपॉजिट होगा। वो पहले क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो क्रोमियम है इट डज़ नॉट एडहेयर, वो उसके ऊपर सरफेस के ऊपर एडहेयर नहीं कर सकता। एडहेयर मतलब उसके ऊपर कोटिंग नहीं हो सकती, वो स्टील के ऊपर, स्टील सरफेस के ऊपर क्रोमियम की कोटिंग नहीं हो सकती। तो इस वजह से पहले हम जब निकल और कॉपर की करवा लेते हैं तो फिर इजीली क्रोमियम की प्लेटिंग हो जाती है। मोर एवर इट अलाउज मॉइस्चर टू पास थ्रू इट एंड मेटल इज स्ट्रिप ऑफ। अब जब एक तो एडहेयरनेस आ जाती है, एडहेयर सही से नहीं होता, उसके बाद अगर कोटिंग हो भी जाए तो वो मॉइस्चर को पास आउट होने देती है, और जिससे क्या होता है कि मेटल जो है आराम से उसको, मॉइस्चर जब पास आउट हो रहा है तो ऑक्सीजन भी पास आउट होगी, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो मेटल है वो
प्रिवेंट नहीं हो पाती सही से क्रोयन से। तो इसलिए पहले हम क्या करते हैं, उसको निकल या कॉपर से इलेक्ट्रोप्लेट करवाते हैं, तो फिर उसके बाद देन फिर हम फर्दर उसको अगर करवाएं तो फिर हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं। अच्छा जी, द निकल और कॉपर का काम क्या होता है कि ये निकल जो कॉपर होते हैं ये प्रोवाइड एडहेशन एंड देन क्रोमियम डिपॉजिटेड ओवर द एडहेसिव लेयर ऑफ द कॉपर लास्ट लॉन्गर। अब ये जो ये देखिए, फर्ज करें कि ये यहाँ पे क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट है, स्टील है, जो भी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम करवाना चाहते हैं, पहले हमने क्या करवानी है, कॉपर की, फिर हम किसकी करवाएंगे, निकल की। इन दोनों में से कोई एक भी हो सकती है, या कॉपर या फिर निकल की। तो ये क्या कॉपर निकल क्या करते हैं, एडहेशन प्रोवाइड करते हैं। एडहेशन कह सकते हैं आपके किसी सतह के ऊपर कोई भी चीज़ अगर किसी सतह के ऊपर कितनी देर तक कर सकती है, स्टे कर सकती है। एडहेसिव प्रॉपर्टीज, एडहेसिव्स नहीं होते जैसे रेजन्स होती हैं, एडहेसिव्स बोलते हैं, चिपकने वाली होती हैं। तो एडहेयर ना होना मीन्स उसके ऊपर ठहरता नहीं है। तो पहले हम निकल के कॉपर की करवा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि एडहेशन आ जाती है, मीन्स के अब क्रोमियम के लिए कैपेबिलिटी है कि वो सरफेस पे स्टेबल हो सके, उसके ऊपर एडहेयर हो सके, उसके ऊपर कोट हो सके। तो इससे क्या होता है, जो एक ये भी हो जाता है, और इसके अलावा हमने पहले विषय पढ़ा कि अगर अकेला क्रोमियम को इलेक्ट्रोप्लेट करवाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि मॉइस्चर को पास आउट होने दें और आपकी मेटल दोबारा फिर से आपकी मेटल क्या हो जाए, क्रोयन फ्री ना रह सके, क्रोयन के प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ सकता है। तो इसलिए हम पहले क्रोमियम को निकल या कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाने के बाद फिर हम क्रोमियम को इलेक्ट्रोप्लेट करवाते हैं। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग रेजिस्ट क्रोयन एंड गिव्स अ ब्राइट सिल्वरी अपीयरेंस टू द ऑब्जेक्ट। इससे एक तो हमें क्रोयन से इस टाइप की प्लेटिंग तो हमें क्रोयन से बच गए, हमारी मेटल जो है क्रोयन से बच गई, और दूसरा हमें उससे क्या मिलती है, ब्राइट सिल्वरी अपीयरेंस क्रोमियम, जैसे कि आप फिग में देख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप की कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस टाइप की होती है, और निकल की भी देख सकते हैं और क्रोमियम की भी देख सकते हैं। मीन्स अगर आप ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्रोमियम प्लेटेड है, ये निकल प्लेटेड है ऑब्जेक्ट, या फिर ये कॉपर प्लेटेड है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा आज का लेसन है, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी किसी भी टाइप की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह। घर में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।